जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत की चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S4 स्टार को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 अक्टूबर 2024 को भारत के द्वारा चौथी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका कोड नेम S4 स्टार है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये घटनाक्रम ठीक एक दिन बाद हुआ है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वेरी लो फ्रिक्वेंसी नेवल स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है। S4 स्टार की बात करें तो ये INS अर्धमान, जिसको हम S4 के नाम से जानते हैं, उसकी सिस्टर शिप है और ये भारत के सेकेंड जनरेशन SSBN होने वाली है। इसे INS अरिहंत जो है, या यूं कह ले अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ये उनका अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाली है जिसका डिस्प्लेसमेंट 7000 टन के आसपास है। यानी S4 स्टार जो है ये तकरीबन 1000 टन हैवी होने वाली है अरिहंत क्लास सबमरीन्स की तुलना में। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी हमें देखने को मिलता है, जिससे इसकी कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हांस भी किया गया है और ये अब बड़े मिसाइल पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। इसे नेक्स्ट जनरेशन SSBN की संज्ञा भी दी जा रही है और उसका कारण भी है क्योंकि जो S4 क्लास की सबमरीन होने वाली है ये बेसिकली 75% इंडिजिनस कंटेंट के साथ हमें देखने को मिलेंगी, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब होने वाली है। इन सबमरीन्स में हमें 83 मेगावाट का जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है वो देखने को मिलेगा, जो कि इन्हें एक बड़ा एंड्योरेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा अपने प्रेडिसेसर्स की तुलना में। वहीं अगर हम इनक्रीज डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो S4 स्टार में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ने का एक फ़ायदा भी है और फ़ायदा ये है कि ये अधिक संख्या में जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकती है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अरिहंत क्लास की सबमरीन से। हालांकि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो सामने नहीं आई हैं इसकी मिसाइल कैपेसिटी को लेकर के, उनको क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तकरीबन 12 की संख्या में जो K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकती है, या फिर 4 की संख्या में लॉन्गर रेंज वाली जो K4 मिसाइल्स है उनको कैरी करने में ये सक्षम है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी मैसिव होने वाली है और ये भारतीय नौसेना की ताकत को कितना ज़्यादा बढ़ा देगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय नौसेना के सबमरीन प्रोग्राम को ही लेकर आ रही है। आप सबको INS चक्र 2 का नाम तो याद होगा, जो कि भारतीय नौसेना की एक अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन थी, जिसको हमने रशिया से लीज पे लिया था और 2021 में ये वापस चली गई थी। तो इसको लेकर के आज एक बुरी खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना जो INS चक्र 3 का इंतजार कर रही थी, अब वो इंतजार हमें और लंबे समय तक करना पड़ सकता है क्योंकि INS चक्र 3 प्रोग्राम डिले को फेस कर चुका है और ये वेसल जो माना जा रहा था 2025 में डिलीवर कर दी जाएगी, अब ये 2028 से पहले भारतीय नौसेना को नहीं मिलने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के पुश बैक होने का जो मेन रीज़न है वो है रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए हैं वो, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन के चलते जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो रशिया को मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कार्य है ये बुरी तरीके से बाधित हो चुका है। वर्ष 2019 में भारत और रशिया ने $3 बिलियन की एक डील साइन करी थी, जहां पर अकुला 1 क्लास की जो सबमरीन है इनको लीज पे लेने की बात की गई थी, जिसे हम INS चक्र 3 के नाम से जानते हैं। और ये लीज ठीक पहले की जो लीज थी उसी के समान होने वाली थी, जिसको लेकर एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ था और ये भारतीय नौसेना की जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी है उनको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करने वाली थी। क्योंकि आपको बता दें INS चक्र 2 के जाने के बाद एक बड़ा कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ था और माना जा रहा था कि वो जो गैप है वो चक्र 3 से पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अकुला क्लास की सबमरीन्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कैपेबल न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की श्रेणी में आती है दुनिया में। ये अपने स्टेल्थ, स्पीड और एबिलिटी के लिए जानी जाती है और जिस डेप्थ पे ये ऑपरेट करती है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और भारत के लिए INS चक्र 3 को लीज पे लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि जिस प्रकार की टेंशन इस समय क्रिएट हो रही है, जिस प्रकार के सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसको टैकल करने के लिए INS चक्र 3 को जो एक्सपर्ट्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अब ये प्रोग्राम डिले को फेस कर चुका है और 2028 के पहले इनके आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके रिफर्बिशमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं अभी रशिया वो सोर्स नहीं कर पा रहा है और जब तक वो सोर्स नहीं कर पाएंगे इनमें जो आगे का फिटमेंट का वर्क है ये शुरू नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमें तकरीबन 2028 के पहले ये जो सबमरीन्स हैं ये मिलने नहीं वाली हैं और ये भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा से है। आडा के द्वारा एक हाल ही में टेंडर इशू किया गया है जहां पर स्ट्रेच्ड एक्यूरेलिक कैनोपी सिस्टम की सप्लाई की बात करी गई है, जिनका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में किया जाना है। इस टेंडर में विशेषतः बात करी गई है 6 की संख्या में कैनोपी बबल्स की, जो कि MIL W81752A और MIL C81590 स्पेसिफिकेशंस के अंतर्गत आएंगे, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट विंडशील्ड और कैनोपी के।
और माना जा रहा है कि इस टेंडर के अंतर्गत जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है कैनोपी बबल का, वो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में करेंगे। दरअसल इस समय एमका के लिए जो एडवांस कंपोनेंट है, इनकी तलाश लोकली की जा रही है ताकि जो मॉडर्न हमारा एयरक्राफ्ट है इसको तैयार किया जा सके। इस टेंडर में ये भी कहा गया है कि जो कैनोपी बबल है, इसको स्ट्रेच एक्रिलिक लैमिनेटेड मटेरियल का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर किया जाए, जो कि अपनी हाई ड्यूरेबिलिटी और ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए जाने जाते हैं। और बाद में इस बबल को एक मेटल फ्रेम में माउंट किया जाएगा फास्टर्स की सहायता से, और पूरी असेंबली तैयार होगी, जिसको हम कैनोपी सिस्टम के तौर पर पुकारेंगे। अब यहाँ पर कुछ जो की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी सामने रखी गई हैं। जैसे कि सर्विस लाइफ की बात करें तो 5 साल की जो सर्विस लाइफ है या 3000 ऑपरेशन आवर्स की जो सर्विस लाइफ है, वो यहाँ पर प्राथमिकता में रखी गई है। और 8.86 PSI का जो प्रेशर है उसको ये विथस्टैंड कर पाए। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री तक रखा गया है, जिसको ये विथस्टैंड करना चाहिए। और बर्ड स्ट्राइक रेजिस्टेंस इसमें होनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी सामने रखी गई हैं। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो एमका प्रोग्राम का डेवलपमेंट पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है, और इसके अंतर्गत हमें एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेगा, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। एमका के लिए जो फंड्स क्लियरेंस है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है वो इस समय चल रहा है। एमका आपको 2 फेजेस में देखने को मिलेंगे। एमका मार्क 1 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, और एमका मार्क 2 जो कि इंडिजिनस इंजन से पावर होंगे, जो कि 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। और ये सारे डेवलपमेंट अभी आपको निरंतर देखने को मिलते रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट सैफरान से आ रही है। आप सबको पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंडिजिनस इंजन है वो भारत में ही तैयार किया जाना है, और संभावित है कि इंजन डेवलपमेंट वर्क हमें सैफरान के साथ देखने को मिले। लेकिन सैफरान ने तेजस मार्क 2 के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। सैफरान का कहना है कि भारत, जो कि इस समय एडवांस इंजन की तलाश में है, और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत की पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भारत एमका के लिए तो इंजन चाहता है, लेकिन अगर भारत चाहे तो इस 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकता है। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये होने वाली है कि एमका प्रोग्राम के अंतर्गत जो विकसित किया जाएगा इंजन, इसको लेकर सैफरान ने पहले भी टिप्पणी करी हुई है कि आप इसको राफेल में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। 110 किलोटन इंजन की बात करें तो इसे तेजस मार्क 2 प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल बनाया जाएगा, या यूँ कह ले वो इंजन जो कि एमका में इस्तेमाल हो सकता है वो तेजस में आसानी से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका श्रेय जाता है तेजस के मॉडुलर इंजन बे को, जहाँ पर माइनर मॉडिफिकेशन के साथ जो नया पावरफुल इंजन है ये इंटीग्रेट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इसके प्रोडक्शन की टाइमलाइन इस समय एस्टिमेट के हिसाब से सामने आई है वो 2033 से 34 की है, और अगर डील फाइनलाइज होती है तो इंजन डेवलपमेंट वर्क को शुरू कर दिया जाएगा, और हमारे पास 1 दशक के अंतर्गत जो एडवांस इंजन है वो उपलब्ध होगा। इंजन टेस्टिंग से लेकर प्रोडक्शन में लाने तक की जिम्मेदारी सैफरान की होगी, जहां पर वो राफेल को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा भी है कि अगर भारत चाहे तो अपने राफेल F3I स्टैंडर्ड को अपग्रेड के माध्यम से जो इंजन अपग्रेड है वो भी दे सकता है, जहां पर भारत अपने इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल उसमें कर सकता है। इससे भी फ्रांस को कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ऑलरेडी इंजन प्रोग्राम को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, और अभी F414 इंजन की जो डील है ये फाइनलाइज नहीं हुई है। संभावित है कि दिसंबर में ये डील हमें फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।